मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता था और कांग्रेस पार्टी के जो कुकर्म बचपन से ही जो देखता मैं आया था, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी 1975 के अंदर जेलों में ठूंस दिया था। यही सी बात पे आते हैं क्रेडिट को लेके। अगर बात करें बाईपास की, टोहाना बस स्टैंड की, 100 बेडेड हॉस्पिटल की, क्रेडिट के लिए होड़ लगी रहती है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि बाईपास काफ़ी समय तक अटका भी रहा, बीच में जो बस स्टैंड है वो चल रहा है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं सभी एक दूसरे से ज़्यादा पोस्टें करते रहते हैं, उसने कराया, ये करवाया। मैं कहता हूँ लिखने से समाज सेवी, लिखने से कुछ नहीं होता, आपके कर्म ऐसे होने चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और मैं करण सिंह समैन लगातार आपको रूबरू करवा रहे हैं विधानसभा टोहाना के नेताओं से और उनसे जानेंगे कि उनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था और जो उद्देश्य था क्या वो राजनीति में रहते हुए उनको अचीव कर पाए हैं। तो आज हमारे साथ हैं पूर्व में विधायक रहे, हरियाणा के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे और फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं सुभाष बराला जी। तो आप देख सकते हैं इनसे आज रूबरू आपको करवाएंगे और आपके जितने भी सवाल थे उनके जवाब इनसे लेने की कोशिश करेंगे। बराला जी, सबसे पहले तो रियल न्यूज़ पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बताएंगे राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, अच्छा बढ़िया जो आपका जो रुतबा है पीछे भी रहा है, लेकिन जो राजनीति में आए हैं ये क्या सोच के आए हैं आप? देखिए, मैं राजनीति में आया तो सोच के नहीं था जी, केवल परिस्थितिवश एक ऐसा दिमाग के ऊपर प्रभाव गया था। जब 8 साल की उम्र थी, इमरजेंसी लगी थी और उसके बाद जब मैं 9वीं क्लास में था उसमें चुनाव आया था, चाहे वो 77 का चुनाव था, चाहे टोहाना विधानसभा का 82 का चुनाव था। हर चुनाव का एक असर दिमाग के ऊपर गया और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, बेशक वो बच्चों की टोली को लेकर के नारे लगाने की बात हो, वो करते थे उस समय। और बाद में छात्र जीवन में भी, चाहे हिसार की बात हो, बेंगलोर की बात हो, मैंने वहाँ पर छात्र जीवन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन जब यहाँ आकर के, टोहाना में आकर के, और 1995 में जब मैं शुगर मिल का डायरेक्टर बना, वाइस चेयरमैन बना और हरियाणा शुगर फेड का डायरेक्टर बना, तब मेरे को लगा कि अब जब आगे राजनीतिक क्षेत्र में किसी न किसी कारण से मेरा बढ़ना हो रहा है जी, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, तो कोई विचार तो ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पे एक सकारात्मक तरीके से राजनीति की जा सके, समाज का कोई काम किया जा सके। तब फिर मैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसके साथ मेरा जुड़ना हुआ। लेकिन उस समय एक बात थी कि ये नहीं था कि कोई सरकार आज बनेगी, कोई विधायक बनेंगे, कोई चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल एक जुनून था कि इस देश के अंदर एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो बाकी कामों के साथ साथ डेवलपमेंट के काम करने हैं, लोगों की भलाई के काम करने हैं, जन कल्याण के काम करने हैं, उसके साथ साथ देश को ऊपर लेकर के जाना है। जो देश कभी पूरी दुनिया का नेतृत्व करता था, विश्व गुरु कहते थे, सोने की चिड़िया हमारा देश था, वहाँ देश को लेकर के जाना है। ऐसी जो सोच थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे मैं प्रभावित हुआ। और आपने देखा कि बाद में किस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कहीं कहीं कोई आपको एक दो लोग कहीं दिखाई देते थे। आज वो कारवां इतना लंबा हो गया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी टोहाना विधानसभा क्षेत्र में चाहे चुनाव जीता हो, हारा हो, लेकिन मजबूत होती गई। तो आप जब एक कोई बड़े टारगेट को लेकर के बात करते हैं जिसमें से खुद की कहीं कोई इच्छाओं की बात नहीं होती है। सर, जिस टाइम मैं रोकना चाहूँगा, जहाँ तक सुना है 98 में शायद आपने बीजेपी ज्वाइन की थी और उस समय अस्तित्व नहीं था बीजेपी का, क्योंकि जिस कहते हैं ना, सोने को जितना आग में डालते हैं उतना ही निखरता है, और उस समय आपने इतनी तपस्या की है। बीजेपी ही क्यों? क्योंकि उस समय और भी पार्टियां थी, मैं बताऊं, मैंने 1996 में जो लोकसभा का चुनाव था जी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की खूब मदद करी जी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता था और कांग्रेस पार्टी के जो कुकर्म बचपन से ही जो देखता मैं आया था, उनके कारण से कभी कांग्रेस पार्टी की तरफ जाने का मतलब मन होना कोई था ही नहीं, कोई ऐसा सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए 96 में जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा मैंने उठाया तब ये विचार आया
काम करते करते कि पार्टी ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई लक्ष्य हो, टारगेट हो जी। और जब बड़ा टारगेट होता है तब जाकर के व्यक्ति आगे बढ़ने का एक साहस कर सकता है। और फिर मैंने पूरा विचार किया, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मैं संघ का स्वयंसेवक हुआ, फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी मैंने 98 में ज्वाइन की और आज आप देख रहे हैं कि पार्टी का स्वरूप किस प्रकार से निखर करके आया है। चाहे वो फतेहाबाद जिले की बात हो, टोहाना की बात हो, पूरे हरियाणा की बात हो, मैंने प्रयास किया कि पार्टी जो जिम्मेवारी मुझे देती है, जो भी काम देती है, उसके साथ न्याय किया जाए। मैंने कभी 12-12 दिन की इतनी भयंकर ठंड के अंदर 1 जनवरी से 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर नई सदी नया हरियाणा इस स्लोगन को लेकर के 12 दिन की उसमें पद यात्रा, फिर 2003 में पूरे प्रदेश की मोटरसाइकिल यात्रा जुनून के साथ काम किया। कभी लगता नहीं था कि पार्टी चुनाव लड़वाएगी, राज्यसभा तक भी आना होगा, पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी देगी। उसी तपस्या को देके पार्टी इतना विश्वास करती है। देखिए, पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता जो होते हैं, पार्टी उनको खुद आगे बढ़ाने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी में मैंने इतना काम किया, सब लोग जानते हैं, लेकिन पार्टी ने भी जो आशीर्वाद दिया कभी कमी नहीं छोड़े। जी सर, विधायक भी रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, आरोप भी लगे हैं, खुद पर भी लगे हैं, परिवार पर भी लगे हैं, विकास कार्यों को लेके भी काफ़ी चर्चा रही है। बराला विकास नहीं करवा पाए, 19 में हार का सामना करना पड़ा, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, हार जीत चलती रहती है। मैं तो कहता हूँ, हम तो जब पार्टी ने मेरे को पहली बार 2005 में चुनाव लड़वाया, 9 में चुनाव लड़वाया, तब तो जीतने का कोई नज़दीक भी सपना भी नहीं देखने की बात होती थी। ये था भी पार्टी ने टिकट दे दी, चुनाव लड़ना है, दमखम के साथ लड़ना, पार्टी को स्थापित करना है। ये जो इस प्रकार की बात करते हैं ना कि काम नहीं करवाया, मुझे लगता है कि वो लोग स्वयं की सोच से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जी सर। उनको दिखाई नहीं देता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसने देश में भी और हरियाणा में भी 2014 के बाद आमूल चूल परिवर्तन व्यवस्थाओं के अंदर करने का काम किया है। जी। मुझे लगता है कि वो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि हमारी सरकार ने शहरी विकास के साथ साथ देश, प्रदेश और टोहाना में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने का काम किया। ये वो लोग शायद इस बात को भी नहीं जानते कि हमारी सरकार आने से पहले 2014 से पहले ग्रामीण विकास के लिए 600 करोड़ का बजट आवंटित होता था हरियाणा प्रदेश में, और आज कितना है? 12 गुना बढ़ करके 7300 करोड़ रुपए। ये आपके दर्शक मेरी बात को सुन रहे होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ता, मैं तो उसमें से, मेरा तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। मैंने वो समय देखा है, उन लोगों के साथ मैंने काम किया है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी, जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, 1975 के अंदर जेलों में ठूंस दिया था, इतने अत्याचार किए थे, इतना शारीरिक उत्पीड़न उनको सहन करना पड़ा था। ऐसे नेताओं के साथ, ऐसे त्यागी तपस्वी नेताओं के साथ हमने काम करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम पार्टी के लाखों लाख हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने किया है। तब जा कर के ये 12 गुना जो ग्रामीण विकास का बजट आता है, तब जा कर के आता है। ये इतने तपस्वी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए देश आज दुनिया के अंदर जो आर्थिक रूप में 10 स्थान से ऊपर से गिनती शुरू होती थी, आज 5वें स्थान के ऊपर आया है। ये ऐसे ही त्यागी तपस्वी कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम है कि आज विश्व योग दिवस, यानी कि भारतीय संस्कृति को नमन करने के लिए पूरा देश आगे निकल करके आता, पूरा विश्व आगे निकल करके आता है, और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यकर्ताओं की तपस्या का ये परिणाम है, और मुझे लगता है कि जनता सारी बातों को समझती है कि काम किसने किए और श्रेय कौन लेता है। सर, यही बात पे आते हैं, क्रेडिट को लेके अगर बात करें बाईपास की, टोहाना बस स्टैंड की, 100 बेडेड हॉस्पिटल की, क्रेडिट के लिए होड़ लगी रहती है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि बाईपास काफ़ी समय तक अटका भी रहा, बीच में जो बस स्टैंड है वो चल रहा है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं सभी एक दूसरे से ज़्यादा पोस्टें करते रहते हैं, उसने कराया, ये करवाया। वो कोई होड़ लेने का कोई प्रयास वो आदमी करता है जिसके मन में ऐसी बात होती है, यार ये करवाया तो किसी और ने, इसके ऊपर अपनी मोहर लगा ले।
लेकिन मुझे इस बात का पता है, इसलिए कभी आपने देखा कि मैं कभी कहीं ये जाकर के अपनी तरफ से कोई चर्चा करता हूँ, जो आप जैसे लोग जब सवाल करते हैं या जनता के बीच में बताते हैं कि हमने ये काम किया, मैंने किसी दूसरे के काम के ऊपर आज तक अपनी छाप लगाने का काम नहीं किया। मैंने अगर टोहाना में बाईपास बनाया, सब लोग जानते हैं कि कितने लंबे समय तक इस बाईपास का निर्माण डांगरा रोड के पास अटका रहा। बिल्कुल सर। किस कारण से अटका रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। बस स्टैंड की घोषणा मैंने 2015 में कराई थी, ताकि बाईपास जहां बने वहीं पर बस स्टैंड आए, ताकि शहर को अगर बस स्टैंड या तो वहीं रहे, अगर वहां से उठ करके आने तो एक स्थान तो उसके लिए उपयुक्त हो ना, बाईपास जैसा स्थान उपयुक्त हो। वहाँ किसने बनवाया, आप ही बताओ ना। सुभाष बराला ने बनवाया ना। टोहाना के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल, जब कैंसर हॉस्पिटल की मैंने मुहिम चलाई थी, दुर्भाग्य से वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उसी में से उसी का परिणाम है कि टोहाना के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल आज बनने के लिए तैयार है। आज उसका निर्माण का काम चल रहा है। चल रहा है। आज टोहाना के अंदर वैश्विक स्तर का स्विमिंग पूल अगर है तो सुभाष बराला ने बनाया कि नहीं बनाया, मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से बना। टोहाना नदियों की नगरी कहते हैं। इसी नगरी के अंदर जो इतना बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, वहाँ गंदा पानी डाला जाता था नहरों के बीच में, नहरों के अंदर पानी जाता था, उसको वहाँ से बंद करके कितना बड़ा वहाँ चंडीगढ़ रोड से लेकर के बलियाड़ा हेड तक हर्बल पार्क बनाने का काम किया। उससे नीचे अगर जाते हैं तो कितना बड़ा कल्पना चावला के अंदर एक अच्छा सुंदर पार्क, उसका नवीनीकरण करके उसके अंदर फुहारे लगा करके पानी उसके अंदर से गुजरता है, बच्चे उसके अंदर खेलते हैं। उसके नीचे जाएं थोड़ा और दमकोरा के अंदर कितना बड़ा स्टेडियम, उससे आगे जाएं तो फिर जाखड़ के अंदर कितना बड़ा, लगभग 16-17 करोड़ उसके ऊपर खर्चा आएगा। अंडरपास वो लगभग अंतिम चरण में उसका काम है। वहाँ पर सामुदायिक केंद्र की बात करें जाखड़ में, एसटीपी जाखड़ में सोच नहीं सकता था कोई, उनकी वहाँ पानी थोड़ी सी बारिश हो जाती थी, पानी की निकासी नहीं थी। पहली बार हरियाणा के अंदर डायरेक्ट लैंड परचेज हुई तो जाखड़ के एसटीपी के लिए हुई। कितने काम गिनाए, वहाँ बच्चियों का स्कूल है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर बाढ़ वाले क्षेत्र की बात करें तो थोड़ी सी बारिश में किसानों के खेतों में फसल डूब जाती थी, पानी की निकासी का नज़दीक कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पर लंबी कई किलोमीटर लंबी बड़ी बड़ी पाइपें डलवा करके उस पानी की निकासी करने की बात है। गाँव के अंदर ऐसे काम आज चल रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। सर, अगर हम टोहाना की राजनीति की बात करें, बीजेपी अभी तक कोई भी चेहरा, क्योंकि 2 महीने सिर्फ विधानसभा चुनाव को बचे हैं, कोई भी चेहरा अभी तक सामने नहीं लेके आई, तो क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है और रणनीति के आधार पर चेहरे लेकर के आए जाते हैं। आप चिंता मत करिए। जी सर, क्योंकि आपके पुत्र हैं विकास बराला जी, वो सुबह तैयार होके कार्यकर्ताओं को अटेंड करने के लिए, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव था वो देखा था, पूरे टोहाना शायद विधानसभा का दायित्व उन पर था, युवा मोर्चा का। तो क्या लगता है कि सुभाष बराला या विकास बराला या फिर कोई अन्य? देखिए, यहाँ तो केवल काम करने की जिम्मेवारी है, चाहे वो सुभाष बराला है या मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या परिवार के सदस्य हैं। हम लोगों ने तो ये प्रयास किया कि कैसे हम तीसरी बार देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएं। उसके लिए मेरा कोई ये इस 4 दीवारी वाला परिवार नहीं है, बड़ा परिवार मेरा, चाहे टोहाना का परिवार, चाहे फतेहाबाद जिले का परिवार या हरियाणा का हमारा सब कार्यकर्ताओं का परिवार, इसने मिल करके प्रयास किया, पूरे हरियाणा के अंदर डट करके काम किया। लेकिन यहाँ काम करने का अधिकार है, फल देने का अधिकार तो हमारे हाथ में नहीं है। जहाज से भी उतारा जा सकता है। देखिए, मैंने कहा ना, ये पार्टी की रणनीति होती है, कब आएगा, कौन आएगा, पार्टी समय पर बताएगी और आपको जरूर बताएंगे। जी सर। तो जैसे कांग्रेस की बात कर लेते हैं, कांग्रेस के अंदर टोहाना विधानसभा में 10 से 12 शायद 15 भी हो सकते हैं, तो एक दूसरे की होड़ लगी हुई है। तो जब टिकटों का बंटवारा होता है, टिकट एक को मिलती है तो सभी एक दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश करते हैं। क्या बीजेपी के दरवाजे खुले हैं? देखिए, किस पार्टी में कितने उम्मीदवार हैं ये सब लोग जानते हैं, और कितने किस विचार के साथ जुड़े हैं ये भी सब लोग जानते। बहुत सारे लोग तो केवल और केवल टिकट मिल जाए, चाहे वो जाखड़ वाली बस की मिल जाए, चाहे फतेहाबाद वाली की मिल जाए, चाहे समैन वाली की मिल जाए, वो तो टिकट के इंतजार में बैठे हैं बहुत सारे लोग तो। लेकिन यहाँ और मकसद के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम किया जाता है, नेशन फर्स्ट के आधार पर।
तो हमारी तो वही चीज़ें रहती हैं, उसी आधार पे हम तो काम कर रहे हैं, और जो टिकट की बात है समय आएगा तो समय पर पार्टी फैसला करेगी। तो जो दर्शक देख रहे हैं टोहाना विधानसभा के जो लोग हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो उनसे एक अपील करना चाहूँगा, ये डेवलपमेंट की बातें, ये सारी बातें चलती रहती हैं, कोई पार्टी कम करवा पाती है, कोई ज़्यादा करवा पाती है, लेकिन चुनाव के समय में एक तो झूठे लारे नारे, इसका ज़रूर विश्लेषण करना चाहिए, इसका ज़रूर मंथन करना चाहिए। ये एक अपील मैं करना चाहूँगा। जैसे जो पिछला चुनाव जो गया, इसमें एक भ्रम फैलाया गया, एक पहले भ्रम फैलाया गया कि किसानों की ज़मीनें छीन जाएंगी। जी, किसान आंदोलन के दौरान बताओ कोई ज़मीन छीन सकता है क्या? जी, कोई नहीं छीन सकता। आपकी ज़मीन का कोई, या मेरी ज़मीन का, ये इधर ये बैठे हमारे साथ ही कोई एक फुट भी कोई छीन करके दिखा दो ना, क्रांति हो जाती है। तो मोदी जी तो किसान के हित की सबसे बड़े हितैषी हैं, वो तो ऐसा कर भी नहीं सकते। वो भ्रम फैलाया गया। उसके बाद अभी भ्रम फैलाया गया ताज़ा इसी चुनाव में कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। वो पार्टी जिसने SC BC ST का कर्नाटक के अंदर आरक्षण छीन करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भावना के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने धर्म आधारित आरक्षण की बात नहीं करी थी, उन्होंने तो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको उठाने की बात की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ा करके कर्नाटक के अंदर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम किया। संविधान को खत्म करने का काम, आरक्षण को छीनने का काम तो कांग्रेस पार्टी करती है, और हल्ला मचाती है कि बीजेपी की सरकार आएगी, संविधान खत्म कर देगी। इन बातों से, इन दुष्प्रचारों से मेरा ये कहना है कि आपके दर्शकों को बचना चाहिए, इसका विश्लेषण करना। एक चीज़ और करनी है, राजनीति अपनी जगह चलेगी, राजनीति के साथ साथ समाज नीति भी बहुत बड़ी एक बात होती है। मैं आपके दर्शकों से अपील करूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम हाथ में लिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अपील की थी, हरियाणा की जनता ने स्वीकार भी किया था, हरियाणा से अभियान की शुरुआत हुई थी, तो उस अभियान को आपने कामयाब किया है। तो अब मोदी जी कहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम, सब अपनी माँ के नाम, जो जन्म देने वाली है और जो हमें पालन पोषण करने वाली है, हमारी धरती माँ जी, इसके नाम हमें पेड़ लगाना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक अभियान चलाया था जल संरक्षण का। उन्होंने कहा था कि जैसे हमारी विरासत हम धरती के रूप में, ज़मीन के रूप में किसान अपने बच्चों को दे करके जाता है, अगर नीचे पानी नहीं होगा, पानी को नहीं हम बचाएंगे तो क्या फ़ायदा है उस ज़मीन का। तो उन्होंने एक आह्वान किया था जल संरक्षण का, मेरा पानी मेरी विरासत, उस विरासत को संभाल करके रखें। एक नौजवानों को बचाने के लिए उन्होंने नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, प्रदेश भर में बहुत सारे कार्यक्रम चले थे। अब नायब जी उस बात को हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान आगे बढ़ा रहे हैं, तो नशे के खिलाफ भी हम सब लोग निकल करके आएँ ताकि एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके। तो ये अपील आपके दर्शकों से सर, एक बार मैं फिर आपको 98 से पहले लेके चलूँगा। जब आप राजनीति में आए, क्या समाज सेवी सुभाष बराला लिखा था? देखिए, जब काम ही समाज के लिए करना है तो आपको लिखने की भी ज़रूरत पड़ेगी क्या? मैं कहता हूँ लिखने से समाज सेवी, लिखने से कुछ नहीं होता। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए, आप इस प्रकार के काम करो जिससे कि लोग आपको इस प्रकार का टैग दें। खुद अपने साथ कोई टैग लगाने से कुछ नहीं होता है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी, और इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया है। तो आगे फिर एक नए चेहरे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।